हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम एजुकेटर। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने दैनिक जीवन में जो भी कार्य हर दिन करते हैं, जैसे हंसना, खेलना, पढ़ना, लिखना इत्यादि, इन सभी कार्यों के बीच नियंत्रण एवं समन्वय यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे स्थापित होता है? हमारे शरीर का वह कौन सा अंग है जो हमारे शरीर की सभी क्रियाओं के बीच नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करने का कार्य करती है? बच्चों, यह सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है अपने आसपास के एनवायरनमेंट में जो भी चेंज आ रही है उसके प्रति रिस्पॉन्स जाहिर करता है। यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हीट, कोल्ड, पेन, प्रेशर, टच इत्यादि के प्रति अपनी रिस्पॉन्स जाहिर करता है। आप अपनी बात ले लो, अगर एनवायरनमेंट में टेम्परेचर हाई हो जाए तो आपको गर्मी फील होने लगती है, अगर टेम्परेचर काफी लो हो जाए तो आपको ठंड लगने लगती है ना। अगर आपको कोई अचानक से टच कर दे तो आप उसके प्रति रिस्पॉन्स जाहिर करते हो, आप या तो पलट कर देखते हो या फिर टच अच्छी ना लगे तो आप हाथ झटक देते हो। तो इस तरह से आप रिस्पॉन्स जाहिर करते हो। इवन प्लांट्स भी टेम्परेचर, कोल्ड, टच, ग्रेविटी इत्यादि के प्रति रिस्पॉन्स जाहिर करते हैं। जैसे आप सनफ्लावर ले लो तो सनफ्लावर जो है उसकी फेस हमेशा सन के डायरेक्शन में होती है। सन की डायरेक्शन जैसे जैसे चेंज होती है, सनफ्लावर की डायरेक्शन भी वैसे वैसे चेंज होती है। यानी सनफ्लावर अल्टीमेटली अपना जो फेस है वह सन की ओर ही रखती है। उसी तरह से टच मी नॉट प्लांट को आप देख लो, जैसे ही आप उसे छूते हो तो उसकी पत्तियां मुरझाकर नीचे की ओर चली जाती हैं। तो हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो चेंजेज होती है, हीट, कोल्ड, टच, प्रेशर, ग्रेविटी इत्यादि, ये सब स्टिमुली है और इन्हीं स्टिमुली के प्रति हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपना रिस्पॉन्स जाहिर करता है अपने अपने तरीके से। तो हर स्टिमुली के प्रति सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, या तो वह एनिमल हो या प्लांट हो, वह सभी स्टिमुली के प्रति रिस्पॉन्स जाहिर करते हैं, उनके तरीके अपने होते हैं। तो बच्चों, क्या आपने कभी सोचा कि इस तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी स्टिमुली के प्रति रिस्पॉन्स जाहिर करते हैं तो इस क्रिया का नियंत्रण एवं समन्वय किस प्रकार से होता है? यानी इन क्रियाओं के बीच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से होती है? बच्चों, यह दरअसल दो प्रकार से होती है। पहले का नाम है नर्वस सिस्टम और दूसरे का नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेशन का काम कैसे करती है? नर्वस सिस्टम इलेक्ट्रिक इंपल्स के थ्रू कोऑर्डिनेशन का काम करती है। तो यहां मैं लिख दूं, तो नर्वस सिस्टम कैसे काम करती है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू। और एंडोक्राइन ग्लैंड कैसे काम करती है कोऑर्डिनेशन का? यह हार्मोन जनरेट करती है बाय जनरेटिंग हार्मोन। तो बच्चों, अब तक आपने क्या जाना कि हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आते हैं तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वह प्लांट हो या एनिमल हो, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म उन चेंजेस के प्रति रिस्पॉन्स जाहिर करते हैं और वो चेंजेस होते हैं हीट, कोल्ड, प्रेशर, ग्रेविटी, टच इत्यादि। और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन का काम कैसे होता है? तो उनके बीच कोऑर्डिनेशन का काम करने के लिए दो सिस्टम है हमारे पास। एक है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है बच्चों? यह इलेक्ट्रिक इंपल्स के थ्रू अपना कोऑर्डिनेशन का काम करती है। वहीं दूसरी ओर एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि हार्मोन जनरेट करते हैं ताकि कोऑर्डिनेशन का काम हो सके। तो बच्चों, एंडोक्राइन ग्लैंड की स्टडी हम लोग बाद में करेंगे। तो बच्चों, आज मेनली फोकस करेंगे नर्वस सिस्टम पर। और यह नर्वस सिस्टम कैसे काम करती है? यह नर्वस सिस्टम विद्युतीय आवेग यानी इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू काम करती है। ठीक है। तो बच्चों, अब आप यह जानना चाहोगे कि नर्वस सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती है? तो बच्चों, हमारे शरीर में चाहे वह ऐच्छिक क्रियाएं हों, जैसे मसल्स का मूवमेंट, जैसे मैं हाथों को मूव कर पा रही हूँ, मैं बोल पा रही हूँ, तो इस प्रकार जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं जिन पर हमारा नियंत्रण है, उन्हें भी कौन कंट्रोल करता है? हमारा मस्तिष्क, हमारा नर्वस सिस्टम। अगर मैं अपने हाथों को मूव कर पा रही हूँ या फिर मैं बोल पा रही हूँ, क्योंकि मेरा जो नर्वस सिस्टम है वह भली भांति काम कर रहा है। वैसे ही हमारे शरीर की अगर कोई अनैच्छिक क्रियाएं यानी इनवॉलंटरी रिएक्शंस हो, जैसे हमारे हृदय का धड़कना, ब्रीदिंग, हमारा सांस लेना, ये सब कैसी क्रियाएं हैं? ये सारी क्रियाएं अनैच्छिक क्रियाएं हैं। यानी इन क्रियाओं पर हमारा जोर नहीं चलता। यानी अगर मैं चाहूं कि मैं 2 घंटे सांस नहीं लूं तो क्या
ऐसा हो सकता है, इस पर मेरा जोर चल सकता है कि मैं 2 घंटे सांस ना लूं। बच्चों ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं 2 घंटे सांस नहीं लूंगी, कुछ मिनट ही मैं अगर सांस नहीं लूं तो मैं मर जाऊंगी। तो क्या यह संभव है कि मैं अपना हार्ट बीट कंट्रोल कर लूं? यह भी संभव नहीं है कि मैं अपना हार्ट बीट कंट्रोल कर लूं। अगर मैं यह सोचूं कि मेरा हार्ट बेचारा बहुत दिनों से धड़क रहा है और थक गया होगा, उसे रेस्ट दे दूं, तो यह संभव नहीं है। जिस दिन हार्ट ने रेस्ट किया उस दिन मैं मर जाऊंगी। तो इसलिए यह सारी क्रियाएं जो हमारे बस में नहीं होती, जिन पर हमारी इच्छा काम नहीं करती, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। ऐसी क्रियाएं जो स्वतः होती रहती हैं, उन पर हमारा जोर नहीं चलता, ऐसी क्रियाओं को अनैच्छिक क्रियाएं यानी इनवॉलंटरी रिएक्शंस कहते हैं। तो वह सारी क्रियाएं जो हमारी ऐच्छिक क्रियाएं हैं या अनैच्छिक क्रियाएं हैं, तो वह सभी नर्वस सिस्टम के द्वारा नियंत्रित होती हैं। बच्चों यह तो आप भली भांति जानते होंगे कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। तो यह सभी जो सेंस ऑर्गन्स हैं वह इंफॉर्मेशन लेकर ब्रेन को देते हैं। फिर ब्रेन में प्रोसेसिंग की क्रिया होती है, उसके बाद ब्रेन कमांड भेजता है, तभी हमें सही तरह से समझ में आता है कि हमने क्या देखा या फिर हमने क्या सुना या हमने क्या टच कर लिया या हमने क्या खाया, खट्टा है या मीठा है। तो सेंस ऑर्गन्स ने जो इंफॉर्मेशन भेजा था उसे समझकर यानी प्रोसेसिंग का कार्य करने के बाद ब्रेन कमांड भेजता है, फिर तब जाकर हमें समझ में आता है कि वास्तव में हमने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा जो इंफॉर्मेशन दी गई थी वह वाकई में क्या थी। यानी आंख ने अगर कुछ देखा था तो वह क्या देखा था, यह सही रूप से कौन बतलाता है? आंख का काम है रेटिना पर इमेज बनाना। उसने इमेज बना दिया और ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा उसने मैसेज ब्रेन को भेज दिया। ब्रेन में फिर प्रोसेसिंग की क्रिया हुई और उसके बाद ब्रेन ने कमांड भेजा, तो वास्तव में पता चला कि हमने क्या देखा। सामने मेरे कोई अपने हैं या पराये हैं या जो कुछ भी हमने देखा हो वह सही तरीके से ब्रेन ही बताता है। उसी तरह से हमने क्या सुना, ऑडिटरी नर्व्स ने तो सिर्फ ब्रेन को इंफॉर्मेशन दे दिया, फिर प्रोसेसिंग की क्रिया हुई, फिर ब्रेन ने कमांड भेजा कि तुमने ऐसा कुछ सुना, तुम्हारी कोई तारीफ कर रहा है या कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है। तो उसी तरह से जितने भी सेंस ऑर्गन हैं, 5 सेंस ऑर्गन अपने अपने काम करते हैं और ये सारे इंफॉर्मेशन सिर्फ ब्रेन को भेजते हैं। फिर वहां पर प्रोसेसिंग की क्रिया होती है, यानी बातों को समझा जाता है कि क्या इंफॉर्मेशन आई है और किस प्रकार से आगे की बात हो सकती है। तो इस प्रकार से प्रोसेसिंग की क्रिया के बाद ब्रेन फिर कमांड भेजता है मसल्स को, फिर जाके हमें सच का बोध होता है कि क्या हमने देखा, क्या सुना या क्या हमने टच कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम पूरी तरह से नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। तो बच्चों इस तरह से हमने क्या देखा कि हमारे शरीर में जितनी भी ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, यानी वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी रिएक्शंस, तो इनके बीच समन्वय स्थापित करने का काम ब्रेन यानी नर्वस सिस्टम के द्वारा किया जाता है। उन्हें स्टोर करने का काम भी नर्वस सिस्टम का ही होता है। तो बच्चों नर्वस सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम लोग बहुत अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। तो बच्चों नर्वस सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सीएनएस भी कहते हैं, शॉर्ट में इसे सीएनएस कहते हैं, हिंदी में इसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसे शॉर्ट में पीएनएस लिखते हैं, हिंदी में इसे परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो नर्वस सिस्टम को मेनली 2 भाग में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे शॉर्ट में सीएनएस लिखते हैं, हिंदी में इसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं।
और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, शॉर्ट में इसे पीएनएस लिखते हैं और हिंदी में इसे परिधीय तंत्रिका तंत्र लिखते हैं। ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज आते हैं, ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को मस्तिष्क कहते हैं हिंदी में, स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, मेरु रज्जु। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हो गए, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारे शरीर में जितने भी इंफॉर्मेशन है वह सभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्टोर किए जाते हैं, वहां पर इनकी एनालिसिस होती है, उसके बाद कमांड भेजा जाता है। सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो रही है। तो जानते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। बच्चों, परिधीय तंत्रिका तंत्र एक ऐसी जाल है जिसमें बहुत सारे नर्व्स पाए जाते हैं। इसमें 12 जोड़ी नर्व्स ब्रेन से आई हुई वह भी शामिल है और स्पाइनल कॉर्ड की 31 जोड़ी नर्व्स भी शामिल है। तो कुल मिलाकर यह जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है वह एक नर्व से जाल जैसी रचना है और यह डिफरेंट रेस्पॉन्स को ट्रांसमिट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के जो रेस्पॉन्स आए हैं उनका यह ट्रांसमिशन करती है। तो आपने क्या जाना कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ब्रेन के 12 जोड़ी नर्व्स यानी तंत्रिका, परिधीय तंत्रिका तंत्र ब्रेन से आई 12 जोड़ी तंत्रिका से मिलकर बनी हुई है तथा स्पाइनल कॉर्ड की 31 जोड़ी तंत्रिका से मिलकर बनी है। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण कैसे होता है बच्चों, ब्रेन से आई 12 जोड़ी तंत्रिका तथा स्पाइनल कॉर्ड की 31 जोड़ी तंत्रिका, इन सब से मिलकर परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है और यह विभिन्न प्रकार के रेस्पॉन्स को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। ठीक है। तो बच्चों, आज हम लोग मेनली ब्रेन के बारे में जानेंगे। एमसीक्यू में अगर आपसे पूछा जाए कि नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है, यानी तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो उसे नर्व सेल या न्यूरॉन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, नर्व सेल या न्यूरॉन कहते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसे आप जरूर याद रखें कि नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई नर्व सेल या न्यूरॉन है। न्यूरॉन की हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे ताकि नर्वस सिस्टम को समझना आसान हो जाए, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों नर्वस सिस्टम को अच्छी तरह से समझने के लिए। तो बच्चों, अब हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे नर्व सेल यानी न्यूरॉन के बारे में। नर्व सेल यानी न्यूरॉन, नर्व सेल को न्यूरॉन भी कहते हैं और यह स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। नर्व सेल्स मेनली 3 रीजन्स में डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहला है सेल बॉडी, इसे साइटोन भी कहते हैं, सेल बॉडी या साइटोन। इसे हिंदी में इस तरह से लिखते हैं। दूसरा है डेंड्राइट्स, दूसरा क्या है बच्चों, डेंड्राइट्स। इसे हिंदी में भी डेंड्राइट्स ही लिखते हैं बच्चों, इसे हिंदी में भी डेंड्राइट्स ही लिखते हैं बच्चों इस तरह से। और थर्ड है एक्सॉन, इसे हिंदी में अक्ष या एक्सॉन कहते हैं। तो बच्चों, यह हो गए नर्व सेल यानी न्यूरॉन के 3 डिस्टिंक्ट रीजन। इन सभी को एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। यह मैं बना रही न्यूरॉन की स्ट्रक्चर, यह इस तरह से न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बन रही बच्चों। तो यह न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बन रही बच्चों। इसके अंदर बीच में इस तरह से न्यूक्लियस होती है। तो बच्चों, यह है नर्व सेल यानी न्यूरॉन। तो इस स्टार जैसी आकृति को क्या कहते हैं बच्चों, इसे सेल बॉडी या साइटोन कहते हैं। इसे लिख देती हूं मैं।
यह क्या है? साइटोन, इसे साइटोन कहते हैं। और बीच में जो आप यह देख रहे हैं यह क्या है? केंद्रक यानी न्यूक्लियस है। इसे केंद्रक या न्यूक्लियस कहते हैं। इसके अंदर क्या है बच्चों की साइटोप्लाज्म भरे होते हैं और इस साइटोप्लाज्म में डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम इत्यादि। तो इस साइटोप्लाज्म में डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और ये सेल ऑर्गेनेल्स विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन इस साइटोप्लाज्म में बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है। बच्चों नर्व सेल की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं। इसमें क्या है बच्चों? मैं स्टार मार्क करके लिख देती हूं, सेंट्रोसोम अनुपस्थित। यहां पर क्या है? सेंट्रोसोम अनुपस्थित है। इसी सेंट्रोसोम के कारण कोशिका विभाजन की क्रिया होती है, यानी सेल डिवीजन होती है। और बच्चों आप यह बात जान लो कि सेंट्रोसोम की अनुपस्थिति के कारण ही नर्व सेल में विभाजन की क्रिया नहीं होती है, जिसके कारण अगर आपके नर्व सेल डैमेज होते हैं तो वह फिर से नहीं बनते, यानी कि रीजनरेशन नहीं होती, पुनर्निर्माण की प्रक्रिया यहाँ पर नहीं होती है सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन के अभाव में। इसलिए अगर आपके न्यूरॉन्स या नर्व सेल डैमेज होते हैं, यानी ब्रेन में अगर चोट लग जाती है और किसी कारण से आपके नर्व सेल्स डैमेज हो गए तो पुनर्निर्माण की प्रक्रिया यहाँ पर नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है कि आप अपने ब्रेन की सुरक्षा करें, गाड़ी चलाते समय आप हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाएं। यह जो साइटोप्लाज्म है इसमें निसिल ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म में निसिल ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं जिसमें आरएनए बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसे मैं लिख देती हूँ कि साइटोप्लाज्म में निसिल ग्रैन्यूल्स यानी निसिल कणिकाएं पाई जाती हैं। निसिल ग्रैन्यूल्स न्यूरॉन सेल की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, अक्सर एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। निसिल ग्रैन्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं? तो बच्चों आप आंसर करेंगे नर्व सेल यानी न्यूरॉन में निसिल ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं और इसमें आरएनए बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। निसिल ग्रैन्यूल्स की विशेषता होती है कि इसमें आरएनए बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बच्चों आपने सेल बॉडी यानी साइटोन के बारे में जान लिया। अब जानेंगे डेंड्राइट्स के बारे में। डेंड्राइट्स यह जो आप ब्रांचेस देख रहे हो ट्री जैसी स्ट्रक्चर, इसे डेंड्राइट्स कहते हैं। यह क्या है बच्चों? डेंड्राइट्स है। इस तरह से जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये सारे क्या है? इसे डेंड्राइट्स कहते हैं। ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर क्या है बच्चों? डेंड्राइट्स है, इसे डेंड्राइट्स कहते हैं। तो इस डेंड्राइट्स के फायदे क्या है बच्चों? कि यह शरीर का वह भाग जो बहुत नैरोअर है उसमें भी इसकी शाखाएं आसानी से पहुंच जाती हैं। और यह क्या करती है? यह शरीर के विभिन्न भागों से स्टिमुली को यानी उद्दीपनों को ग्रहण करके यह साइटोन तक पहुंचाती है। तो बच्चों डेंड्राइट्स का काम आप समझ लो, जो शरीर की विभिन्न सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स मैंने आपको बताया कि उनसे उन सभी सेंस ऑर्गन से यह संवेदनाओं को इकट्ठी करके लाता है और साइटोन को दे देता है। और यहाँ साइटोन में जो विभिन्न सेंसरी ऑर्गन से संवेदनाएं आई हैं, वह संवेदनाएं यहाँ पर साइटोन में विद्युत आवेग यानी इलेक्ट्रिकल इंपल्स में बदल जाती है। जब संवेदनाएं साइटोन में इलेक्ट्रिक इंपल्स यानी विद्युत आवेग में परिवर्तित हो जाती हैं, फिर यहाँ से यह आगे की ओर बढ़ती है। इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें एक्सॉन कहते हैं। आप देख रहे हो साइटोन के चारों तरफ इस तरह से जो ब्रांचिंग है, इनमें जो छोटे छोटे ब्रांचेज हैं इन्हें हमने डेंड्राइट्स कहा, लेकिन एक ब्रांच जो बहुत लंबी निकल आई है इसे एक्सॉन कहते हैं। तो संवेदनाएं जो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स में बदल गई हैं, वह अब आगे की ओर एक्सॉन में चली जाती है। इसे मैं लिख दूं, यह एक्सॉन है, इस
इसे अक्ष भी कहते हैं। बच्चों यह नर्व इंपल्स क्या है? यह नर्व इंपल्स जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो कि न्यूरॉन में प्रवाहित होती है। तो इस न्यूरॉन में संवेदनाएं नर्व इंपल्स के रूप में प्रवाहित होती है। इसे आप एक बार अच्छी तरह से समझ लो। डेंड्राइट्स क्या करती है बच्चों? अपनी शाखाओं को शरीर के विभिन्न भागों में फैला देती है और शरीर के विभिन्न भागों से जितनी भी हमारी संवेदनाएं हैं, जो सेंसरी ऑर्गन्स हमारे, उनसे संवेदनाओं को इकट्ठा करके लाती है और साइटोन को दे देती है। साइटोन क्या करता है? उन संवेदनाओं को इलेक्ट्रिकल इंपल्स में बदल देता है। उसके बाद यह जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वह आगे की ओर बढ़ती है। यह जो छोटी छोटी ब्रांचिंग निकली हुई है साइटोन से, इन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। लेकिन यह जो लंबी ब्रांचिंग निकली हुई है इसे एक्सॉन कहते हैं। कोई एक ब्रांच सेल बॉडी यानी साइटोन से बहुत लंबी निकल जाती है, उसे एक्सॉन कहते हैं। तो बच्चों एक्सॉन के चारों तरफ फैटी सब्सटेंस की एक लेयर चढ़ी होती है जिसे क्या कहते हैं? माइलिन शीथ कहते हैं। इसे आप देख पा रहे हैं, यह क्या है? माइलिन शीथ है और यह व्हाइट कलर की होती है। यह जो आप ग्रीन से देख पा रहे हैं यह क्या है? माइलिन शीथ। इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे माइलिन शीथ कहते हैं या इसे मेडुलरी शीथ भी कहते हैं। इसे माइलिन शीथ या मेडुलरी शीथ भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? मेडुलरी शीथ भी कहते हैं। यह माइलिन शीथ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक्सॉन के ऊपर जो चर्बीदार पदार्थ यानी फैटी सब्सटेंस की एक लेयर होती है, उस लेयर को क्या कहते हैं? उसे माइलिन शीथ कहते हैं। और बच्चों आप देख रहे हैं जगह जगह पर यह माइलिन शीथ एब्सेंट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह माइलिन शीथ यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर एब्सेंट है, यहाँ पर एब्सेंट है। तो एक्सॉन में ऐसी जगह जहां पर माइलिन शीथ एब्सेंट हो उसे रेनवियर के नोड कहते हैं, यानी नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। तो बच्चों इस जगह को क्या कहेंगे? जहां पर मेडुलरी शीथ एब्सेंट है इसे रेनवियर के नोड कहेंगे। इसे क्या कहेंगे बच्चों? रेनवियर के नोड्स। तो रेनवियर के नोड क्या हो गए बच्चों? एक्सॉन में जहां जहां माइलिन शीथ एब्सेंट है, एक्सॉन में जहां जहां माइलिन शीथ एब्सेंट है उसे रेनवियर के नोड्स कहते हैं। और बच्चों माइलिन शीथ के ऊपर एक झिल्ली होती है, जैसे आप देख पा रहे हैं ग्रीन कलर की मैंने बनाई है माइलिन शीथ। तो माइलिन शीथ के ऊपर एक झिल्ली होती है, जैसे इस तरह से मैं ब्लू से बना रही हूं ताकि आप समझ पाए। इस तरह से एक झिल्ली होती है। इस झिल्ली को न्यूरिलेमा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? न्यूरिलेमा कहते हैं। तो बच्चों इस झिल्ली को क्या कहते हैं? न्यूरिलेमा कहते हैं। मैं इसे लिख देती हूँ। यह जो माइलिन शीथ के ऊपर यह झिल्ली आप देख पा रहे हैं इसे क्या कहते हैं बच्चों? इसे न्यूरिलेमा कहते हैं। इसे मैं ब्लू से बना रही हूँ। माइलिन शीथ के ऊपर की झिल्ली को न्यूरिलेमा कहते हैं। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? माइलिन शीथ के ऊपर जो झिल्ली है ब्लू कलर की, जैसे मैंने बनाई है आपके लिए ताकि आप इजीली देख पाए। तो यह जो झिल्ली है माइलिन शीथ के ऊपर इसे क्या कहते हैं? न्यूरिलेमा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? न्यूरिलेमा। इसे क्या कहते हैं बच्चों? न्यूरिलेमा कहते हैं। तो बच्चों यह आपने जान लिया कि एक्सॉन के ऊपर एक चर्बीदार सब्सटेंस की परत होती है, उसे माइलिन शीथ कहते हैं। और माइलिन शीथ कहीं कहीं एब्सेंट होते हैं, जैसे आपने देखा कि माइलिन शीथ यहाँ एब्सेंट है, यहाँ एब्सेंट है। तो जहां पर माइलिन शीथ एक्सॉन में नहीं पाए जाते हैं उस स्थान को रेनवियर के नोड्स कहते हैं। और माइलिन शीथ के ऊपर एक पतली झिल्ली होती है, इसे न्यूरिलेमा कहते हैं। न्यूरिलेमा के कोशिका द्रव्य में बीच बीच में केंद्रक भी पाई जाती है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ क्या है? केंद्रक है। यह मैं क्या बना रही बच्चों? न्यूरिलेमा के कोशिका द्रव्य के अंदर बीच बीच में मैं केंद्रक बना रही हूँ। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि न्यूरिलेमा जो है वह पतली तथा
चपटी लंबवत कोशिकाओं की बनी होती है और इसके बीच बीच में केंद्रक भी पाए जाते हैं, है ना। इन्हें क्या कहते हैं? श्वान कोशिकाएं कहते हैं। इसे श्वान कोशिकाएं कहते हैं। श्वान कोशिका बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे आप बिल्कुल याद रखें कि यह श्वान कोशिका कहाँ पाई जाती है? यह न्यूरॉन्स में पाई जाती है। यह कोशिकाएं एक्सॉन के ऊपर रेनवियर के नोड्स तथा इंटरनोड्स, नोड्स तो आपने जान लिया कि जहां पर माइलिन शीथ एब्सेंट है उसे नोड्स कहते हैं। दो नोड्स के बीच की दूरी को, जैसे ये दो नोड्स हो गए, इनके बीच की दूरी को इंटरनोड्स कहते हैं। तो ये कोशिकाएं एक्सॉन के ऊपर एक झिल्लीदार आवरण के रूप में रेनवियर के नोड्स तथा इंटरनोड्स को पूरी तरह से ढके रहती। और बच्चों एक्सॉन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको कि एक्सॉन जो है वह नर्व इंपल्स को साइटोन से दूर ले जाती है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्सॉन क्या कर रही है? यह नर्व इंपल्स को साइटोन से दूर ले जा रही है ना। और डेंड्राइट्स ने क्या किया? विभिन्न बॉडी पार्ट से संवेदनाओं को ले आकर साइटोन को दे दिया, ठीक है। तो डेंड्राइट्स का काम क्या हो गया? संवेदनाओं को लाकर साइटोन को देना, और साइटोन में ये संवेदनाएं इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो जा रही है, यानी विद्युत आवेग में परिवर्तित हो जा रही है। और फिर यह विद्युत आवेग आगे की ओर एक्सॉन्स में बढ़ती चली जाती है। तो एक्सॉन ने क्या किया? विद्युत आवेग को साइटोन से दूर लेके चली गई। एक्सॉन का काम क्या हो गया? विद्युत आवेग को साइटोन से दूर लेके जाना। आगे क्या है कि एक्सॉन जो है वो इस तरह से एक आकृति बनाती है जिसे एक्सॉन बल्ब कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे एक्सॉन बल्ब कहते हैं। और यह जो एक्सॉन है वह आगे की ओर इस तरह से शाखित हो जाती है। क्या होता है? इससे ब्रांचेस निकल आते हैं और इसके अंतिम सिरे पर गांठ निकल आती है, ठीक है। सूत्र युग्मन गांठ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? सूत्र युग्मन गांठ। इस गांठ का क्या नाम दिया गया है बच्चों? सूत्र युग्मन गांठ। या फिर इसे और क्या कहते हैं बच्चों? साइनेप्टिक नॉब्स कहते हैं। इन गांठ को और क्या कहते हैं बच्चों? साइनेप्टिक नॉब्स कहते हैं। तो यह आपने क्या देख लिया? नर्व सेल या न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देखी आपने। तो यह आपने एक्सॉन के बारे में भी स्टडी कर लिया। तो बच्चों एक बार आप फिर से देख लें, नर्व सेल या न्यूरॉन, इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। सेल बॉडी या साइटोन, जो स्टार लाइक स्ट्रक्चर है इसे सेल बॉडी या साइटोन कहते हैं। इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरी होती है। साइटोप्लाज्म में गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम इत्यादि पाए जाते हैं। लेकिन इसमें सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है। यहाँ मैंने लिख दिया है कि इसमें सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है। इसे आप जरूर याद रखें बच्चों कि नर्व सेल यानी न्यूरॉन्स में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं, जिसके कारण न्यूरॉन में सेल विभाजन की क्रिया नहीं होती है, यानी यहाँ सेल डिवीजन नहीं होती है। और अगर किसी कारण से आपके सर पर चोट लगती है और आपके न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं तो नए न्यूरॉन्स का निर्माण नहीं के बराबर होता है। इसलिए अपने सर की सुरक्षा जरूर करनी चाहिए। उसके बाद आपने क्या देखा बच्चों कि साइटोन में निस्ल कणिकाएं पाई जाती हैं। साइटोन में निस्ल कणिकाएं यानी कि निस्ल ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं और इसके बीच में केंद्रक भी पाई जाती है। उसके बाद आपने देखा डेंड्राइट्स। उसके बाद आपने जाना डेंड्राइट्स के बारे में। डेंड्राइट्स क्या है बच्चों? साइटोन के सिरे पर जो ब्रांचिंग आप देख रहे हैं उसे क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। ये सारे क्या है? साइटोन के ऊपर जो इस तरह की ब्रांचिंग है वह डेंड्राइट्स कहलाती है। डेंड्राइट्स ब्रांच होती है और इसकी जो शाखाएं होती हैं वह शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच सकती हैं। इवन वो बहुत नैरोअर यानी बहुत सकड़ी भी हो तो भी उस भाग तक डेंड्राइट्स की शाखाएं पहुंच जाती हैं और वहां से संवेदनाओं को कलेक्ट करके साइटोन को दे देती हैं। डेंड्राइट्स का काम है सेंस ऑर्गन से जितनी भी संवेदनाएं यह लेकर आती है, किसे देती है? साइटोन को देती है। और साइटोन में ये संवेदनाएं नर्व इंपल्स में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं
यानी विद्युत आवेग में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं और विद्युत आवेग फिर आगे की ओर बढ़ती है और यह एक लंबी शाखा में चली जाती है जिसे एक्सॉन कहते हैं। इस लंबी शाखा का क्या नाम है बच्चों? एक्सॉन कहते हैं इसे। एक्सॉन के ऊपर फैटी सब्सटेंस यानी चर्बीदार पदार्थ की एक लेयर होती है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? माइलिन शीथ कहते हैं। यह जो आप ग्रीन कलर से देख रहे हैं वो क्या है? माइलिन शीथ है। इसे मेडुलरी शीथ भी कहते हैं और जगह जगह पर ये मेडुलरी शीथ एक्सॉन पर आप देख पा रहे हैं कि एब्सेंट भी है और एक्सॉन में जहां जहां पर मेडुलरी शीथ एब्सेंट है उस जगह को रेनवियर के नोड्स कहते हैं। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि माइलिन शीथ के ऊपर एक पतली झिल्ली चढ़ी हुई है जिसे न्यूरीलेमा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? न्यूरीलेमा कहते हैं। और न्यूरीलेमा के कोशिका द्रव्य में जगह जगह केंद्रक पाए जाते हैं और इसे श्वान कोशिका कहते हैं। और एक्सॉन, क्या आप सिरे पर देख रहे हैं क्या है? एक्सॉन बल्ब पाए जाते हैं। एक्सॉन अपने अंतिम सिरे पर शाखित हो जाती है। इसकी ब्रांचिंग आप देख पा रहे हैं। यह एक्सॉन अंतिम सिरे पर क्या है? ब्रांच हो गई है और यह कहाँ खत्म हो रही है? एक गांठ में खत्म हो रही है। एक्सॉन की जो अंतिम सिरा आप देख पा रहे हैं एक गांठ में खत्म हो रही है। इस गांठ को क्या कहते हैं? सूत्र युग्मन गांठ या साइनेप्टिक नोड्स कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको सारी बातें अच्छी तरह से क्लियर हो गई हैं, आपको कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन रहती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आप जरूर याद रखना कि नर्वस सिस्टम को भली भांति काम करने के लिए किस आयन की जरूरत होती है, क्योंकि यह अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपसे पूछे जाते हैं कि नर्वस सिस्टम को प्रॉपरली वर्क करने के लिए किस आयन की जरूरत होती है। तो आप नोट करें इसे, सोडियम आयन तथा पोटाशियम आयन। तो बच्चों नर्वस सिस्टम भली भांति काम करे इसके लिए कौन से आयन की आवश्यकता होती है? सोडियम आयन तथा पोटासियम आयन। बेटा एक्सॉन के बारे में एक बात और आप जान लो, यह जो एक्सॉन है यह किसी मसल्स या किसी ऑर्गन में जाके समाप्त हो जाती है या फिर यह एक्सॉन जो जा रही है यह किसी दूसरे डेंड्राइट से संपर्क स्थापित करती है। यह क्या करेगी? किसी दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जाकर संपर्क स्थापित करेगी और उस स्थान को जहां पर यह जो एक्सॉन है दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से संपर्क स्थापित करती है उस स्थान को सिनेप्स कहते हैं। उस स्थान को क्या कहते हैं बच्चों? सिनेप्स कहते हैं। तो सिनेप्स किसे कहते हैं बच्चों? जब कोई एक्सॉन किसी दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से संपर्क स्थापित करे तो उस स्थान को सिनेप्स कहते हैं। तो यह जो सिनेप्स है इसी स्थान पर एक्सॉन की स्वतंत्र शाखाएं एक प्रकार की रसायन यानी केमिकल स्रावित करती है जिसे एसिटाइल कोलिन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एसिटाइल कोलिन। यह एसिटाइल कोलिन एक प्रकार की रसायन है जो एक्सॉन की स्वतंत्र शाखाओं के द्वारा स्रावित किए जाते हैं और इसका स्राव कहां पर हो रहा है? सिनेप्स पर। सिनेप्स वह स्थान है जहां पर यह जो एक्सॉन है दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ संपर्क स्थापित कर रही है। तो इस एक्सॉन में जो तंत्रिका आवेग है उस तंत्रिका आवेग का दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में जाना भी जरूरी है। इसीलिए इस एसिटाइल कोलिन नामक रसायन का स्राव होता है। ठीक है, तो बच्चों अब तक आपने जान लिया न्यूरॉन के बारे में बहुत डिटेल में। आई होप कि आपको कहीं कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहां मैं रिप्लाई करूंगी आपको। तो बच्चों न्यूरॉन की स्टडी के बाद अब ब्रेन की स्टडी करते हैं। ब्रेन जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का अहम भाग है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो भागों से मिलकर बना है, एक है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के मिलने से सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना है। तो बच्चों अब हम जानेंगे ब्रेन के बारे में। ब्रेन को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ब्रेन यानी मस्तिष्क, इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जिसे फोर ब्रेन भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोर ब्रेन, या इसे
प्रोजेंसेफेलॉन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? प्रोजेंसेफेलॉन। फोर ब्रेन को और क्या कहते हैं? प्रोजेंसेफेलॉन कहते हैं। दूसरा है मध्य मस्तिष्क। दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा है मध्य मस्तिष्क। इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसे मिड ब्रेन कहते हैं। इसे इंग्लिश में मिड ब्रेन कहते हैं, या इसे मीजनसेफेलॉन भी कहते हैं। मीजनसेफेलॉन, मीजनसेफेलॉन। मध्य मस्तिष्क को इंग्लिश में मिड ब्रेन कहेंगे या मीजनसेफेलॉन कहेंगे। और तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क। तीसरा क्या है बच्चों? पश्चिम मस्तिष्क। इसे हिंड ब्रेन कहते हैं, या फिर इसे और क्या कहते हैं बच्चों? इसे रोम्बेनसेफेलॉन कहते हैं। तो तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क, जिसे इंग्लिश में हिंड ब्रेन कहते हैं या फिर इसे रोम्बेनसेफेलॉन कहते हैं। बच्चों आज की क्लास में बस यही तक। नेक्स्ट क्लास में जानेंगे ब्रेन के तीनों भाग के बारे में डिटेल से। अगर मैंने आज पढ़ा दिया तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए ब्रेन की वीडियो मैंने 2 भाग में बनाई है, आप आराम से देखें। तो ब्रेन की स्टडी जारी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ो लिखो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। जय हिंद।